आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम जो कि रही है, और पिछले महीने ही इसके बारे में एक ऑब्जर्वेशन चालू हो गई थी। और इस पॉडकास्ट का नाम मैं दूंगा द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ द ब्रेन। इसमें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वर्णन करूंगा जो शायद आपने देखा है पर उसको कभी सामने सरफेस नहीं किया है अपने। देखिए, अंतिम जो हमारा वीडियो था उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने एक बात करी थी कि स्टोरी सुनाई थी आपको। और वो स्टोरी क्या सुनाई थी, मैंने आपसे बोला था कि आप फिलअप्स दीजिएगा, और आपने फिलअप्स दिए भी। किसी ने बिल्ली को काला बोला, किसी ने ऑरेंज बोला, किसी ने डोर को काला बोला, ऑरेंज बोला। इसका एक रीज़न यही था कि हम सभी लोग अपने जीवन में जो मीनिंगफुल चीज़ें हैं उसी से उस बिल्ली का कलर फिलअप करेंगे। तो अगर आपने ऑरेंज बिल्ली चूज़ करी है तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए मीनिंगफुल है। अगर आपने फ्रिज का कलर डार्क ब्लू रखा अपने माइंड में, पहली चीज़ तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे ही आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ कोई ना कोई विजुअल्स आपके सामने आ जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली, बिकॉज ये हमें पता भी नहीं चलता है। अगर ये हमें से पता चल जाए, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो ब्रेन की है वो बेसिकली हमें समझने योग्य है, क्योंकि अगर हम यही नहीं समझेंगे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग ब्रेन की है तो आगे हम कैसे काम करेंगे, राइट। और हमारा माइंड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इमोशंस के बेस पे डिसीजन लेता है। देयर इज़ दिस बुक, रियली नाइस बुक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, इन दिस बुक देयर वाज दिस मेंशनिंग ऑफ दिस वन थिंग, एंड द बुक वाज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डेनियल कैनेमैन। ये जो वीडियो, ये जो बुक है, इसमें दो ब्रेन्स की बात करी गई है, सिस्टम 1, सिस्टम 2। सिस्टम 1 ये कहता है कि हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो इमोशंस के बेस पे होते हैं, और सिस्टम 2 जो है वो लॉजिकल साइड है, यानी लेफ़्ट साइड ऑफ द ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन। लेफ़्ट साइड इज़ लॉजिक, राइट साइड इज़ इमोशंस। इमोशंस, इंट्यूशन और रेस्टलेसनेस जो है वो इसी में आता है, राइट साइड। लेफ़्ट साइड में डेलिब्रेट, एफर्ट, लॉजिकल रीजनिंग जो होती है वो लेफ़्ट साइड में होती है। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेन है वो दो तरीके से डिसीजन लेता है, पर हमारा जजमेंट भी इमोशन से ब्लर होता है। हमारा जो डे टू डे लाइफ में जजमेंट है, द वे वी जज समथिंग, द वे वी टेक डिसीजंस, द वे वी सी समथिंग इज ब्लर्ड बाय इमोशंस। तो स्टोरी में मैंने आपने कलर फिलअप्स करे क्योंकि आपको वो चीज़ मीनिंगफुल लगी, तो आपने वो कलर फिलअप दिया। हर एक व्यक्ति को, अगर सफ़ेद कार देखी आपने तो सफ़ेद कार कहीं ना कहीं आपके लिए मीनिंगफुल होगी, तो आपने वो देखा, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब यहाँ से पॉडकास्ट स्टार्ट होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, दिल आया गधी पे तो परी भी क्या चीज़। कितने लोगों ने कहावत सुनी, नीचे कमेंट करिए। आज आप लोग की धज्जियाँ उड़ाने वाला हूँ मैं, पर कच्चे उड़ जाएंगे। क्योंकि चक्कर क्या है कि मैं कौन हूँ ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, प्रारंभ। ये प्रथम श्रेणी नहीं है, ये प्रथम श्रेणी है, अंतिम श्रेणी नहीं है। ये पहली सीढ़ी है, अंतिम नहीं। मैं कौन हूं के बाद असली मजा चालू होता है जीवन में। और मैं कौन हूं इसको अपने अवचेतन में बसाने के लिए, जिससे आपकी जो वेरी प्रोग्रामिंग है डे टू डे लाइफ में वो चेंज हो जाए, यानी आपके जो एक्शंस हैं या जो थिंकिंग प्रोसेस है वो चेंज हो जाए। 3 से 4 साल लगते हैं। 3 से 4 साल आपको मिनिमम रोज़ 2 घंटा आपको इसका
अभ्यास करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मैं से रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? अष्टावक्र गीता जो है वो सबसे अच्छी है क्योंकि डायरेक्ट बात करी गई। उसमें बीच में आप कुछ फिल्टर्स नहीं डाल सकते अष्टावक्र में, क्योंकि उसमें तुम करके बात करी गई। कृष्ण ने बात करी है मैं करके। अगर आप टाइप करेंगे ओशो का अष्टावक्र गीता संवाद तो महागीता संवाद एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप वो सुन सकते हैं। नहीं तो मेरा कोर्स जो है अष्टावक्र के ऊपर वो आप नीचे जाके ले सकते हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अष्टावक्र गीता का आरंभ हुआ तो उसको हिंदुओं ने इतना पूजा नहीं। जो धार्मिक लोग थे, हिंदू धार्मिक लोग, जो नवरात्रि के दशमी में बकरा खाने का वेट कर रहे हैं, जो मुर्गा खाने का वेट कर रहे हैं और 9 दिन व्रत रहते हैं, एक तरफ दूसरे धर्म को बोला जाता है बकरा काट रहे हो, बकरा काट रहे हो, बकरा। लेकिन नवरात्रि में अगर आप बंगाल की साइड देखें तो वहाँ भी बहुत बुरी तरीके से भगवान के नाम पे बलि दी जाती। ये बलि किस चीज़ की है? तुम्हारी वासनाओं की। ये बलि और कुछ नहीं है। तुम्हारा प्रॉपर जो एजेंडा है भगवान के पास जाने का, वो एजेंडा ही है अपने डिजायर। 100 में से 99 आदमी मंदिर में कदम रखता है अपने डिजायर्स की पूर्ति के लिए, और भगवान क्योंकि देख नहीं रहा, उसका कोई काम ही नहीं देखने का, तो इसलिए वो कुछ बोलता भी नहीं है। 2 महीने के बच्चे का बलात्कार हो जाता है, वो तब भी चुप है। छोटे बच्चों का चीर हरण करके, उनकी हत्या करके, उनके टुकड़े करके खाया जाता है, तो भी भगवान चुप है तुम्हारा। ये दुनिया और कलयुग में घुसती जा रही, तो भी भगवान तुम्हारा चुप है। तुम्हारा भगवान कभी मुंह नहीं खोलता। तुम्हारा भगवान मुंह खोलेगा जब तुम्हें एग्जाम में नंबर 1 श्रेणी लानी। यू वांट टू बी द नंबर 1 इन योर यूपीएससी एग्जाम, वहां भगवान तुम्हारी हेल्प करेगा। यहाँ 2 महीने की बच्ची को टुकड़े करके खा लिया गया, वहां तुम्हारी बच्ची का हेल्प नहीं होगा। एक बंगाल की डॉक्टर का बलात्कार किया जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, वहां तुम्हारा भगवान नहीं देखता। तुम्हारा भगवान देखेगा यूपीएससी तुमने क्रैक किया कि नहीं किया, तुम उसके लिए नारियल तोड़ रहे हो। जितनी जल्दी हो सके जान जाओ, इंसानी गतिविधियों में भगवान का कोई रोल नहीं, भूमिका नहीं है। मतलब आप सफल हो रहे हो, आप विफल हो रहे हो, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं। आपका बलात्कार हुआ, आपका बहिष्कार हुआ, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। आप भारत रत्न से नवाजे गए, आपको पद्म भूषण मिला, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। कोई किसी को देता नहीं है, कोई कृपा नहीं होती, क्योंकि कृपा अगर करनी होती तो पहले उस 2 महीने के बच्ची का कृपा होनी चाहिए थी, ना कि यूपीएससी का एग्जाम आपने क्रैक किया उसकी होनी चाहिए। राइट? क्लियर हो रहा? मतलब अगर आप लॉजिकल साइड से देखेंगे तो आप थोड़ा सा समझेंगे, बट क्योंकि इमोशंस जो हैं वो ब्लर करते हैं जजमेंट को। सिर्फ कंडीशनिंग रियलिटी को डिस्टोर्ट नहीं करती है। थोड़ा सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। थोड़ा जे कृष्णमूर्ति से हल्का सा एक डिविएशन में बात कर रहा हूँ। कृष्णमूर्ति ने इसके ऊपर टच किया है 110%, लेकिन बहुत रेयरली टच किया है। आपसे मैंने शुरू बोला कि दिल आया गधी पे परी क्या चीज़। आप एक बात मुझे ये बता दीजिए, क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा है जो एक लड़की के पीछे पागल हो गए और उनको वही लड़की सुंदर लग रही है? लैला को मजनू सुंदर लगता है, मजनू को लैला सुंदर लगती है। मजनू को एक बार उनके पिताजी ने कहा कि ये क्या लैला के चक्कर में पड़ा हुआ है।
ये देखो 10 नारियां एक से एक सुंदर उसके सामने खड़ी कर दी। तो उसके बाप ने पूछा मजनू के कि कोई भी एक चूज कर ले और लैला को भूल जा। तो मजनू बोलता है कि चूज तो कर लूं लेकिन इसमें कोई लैला नहीं है। ये सुंदर होंगी लेकिन लैला नहीं है। रिक्शे वाली से प्यार कर बैठे, डॉक्टर थे, रिक्शे वाली से प्यार कर बैठे। दुनिया को कुरूप लग रही है, आपको सुंदर लग रही है। वही औरत। इमोशंस ब्लर्स द जजमेंट। संदीप के ऊपर मैंने वीडियो किया, वहां पे लोगों को सत्य कथन नहीं चाहिए, वहां पे चाटुगिरी चाहिए। जैसे वो चाटुगिरी करते हैं वैसे हमें भी चाटुगिरी कराने चाहते हैं। अरे जहां सही है वहां सही है, जहां गलत है वहां गलत है। सिंपल चीज है। आपको मेरे चैनल पे कभी भी किसी के बारे में पूरी तरीके से 100% पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी फन्ने का आ जाए। क्यों? क्योंकि सबने कोई ना कोई गैप छोड़ा है। आप समझ नहीं रहे हो। वो गैप पे जैसे मैं बात करूंगा तो उस व्यक्ति का, उस गुरु का विरोधी बन जाऊंगा मैं। जैसे कि साधना पे तवज्जो नहीं देते थे कृष्णमूर्ति, ओशो देते थे। अब ओशो साधना पे तवज्जो नहीं देते थे, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग पे देते थे, ईगो को खत्म करने पे देते थे। ओशो जो थे वो साधना पे ज़्यादा गौर फरमाते थे, ऑब्जर्वेशन पे इतना ध्यान नहीं देते थे वो, जितना जिस लेवल पे उन्होंने ध्यान दिया कृष्णमूर्ति ने। क्वेश्चनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते थे। बोलते थे कि ध्यान दो, लेकिन जिस स्तर पे कृष्णमूर्ति ने, जिस तलों पे कृष्णमूर्ति ने बात करी है ऑब्जर्वेशंस की, यानी इंटेलेक्चुअल डाइसेक्शन की बात करी है, तो ओशो इस पे बोलते भी थे कि कृष्णमूर्ति मेरे बहुत ही चहीते, सदी का सबसे बड़ा सेंट है, गुरु है, फिलॉसफर है, दार्शनिक है, लेकिन जस्ट बिकॉज ही इज द बिगेस्ट दार्शनिक ऑफ ऑल टाइम डजंट मीन आई एग्री विद हिम। ये उन्होंने बोला, उनके डायलॉग थे ओशो के। अब ओशो के बारे में जब मैं बात करूंगा तो उसमें कुछ छूट जाएगा, कृष्णमूर्ति के बारे में बात करूंगा उसमें कुछ छूट जाएगा, संदीप के बारे में बात करूंगा संदीप में कुछ छूट जाएगा। जिसने भी बात करी है उसने एक गैप छोड़ दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने छोड़ा है गैप, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ओवरव्यू किया है उसको, या अपने लेंस से देखा है जिंदगी को। तो चक्कर क्या है कि जब मैं बोलता हूं कि ये व्यक्ति गलत है, तो मैं व्यक्ति को कभी टारगेट कर ही नहीं रहा हूं। मैं नेचर ऑफ द माइंड के बारे में बात कर रहा हूं। मेरा मुद्दा विषय है, ना कि व्यक्ति। व्यक्ति पे टारगेट करना होता तो मैं उनके घर वालों के बारे में बोलता, उनकी निजी जिंदगी के बारे में बोलता कुछ। मैं ये बोलता कि इनका बिजनेस डूब रहा है। मैं कुछ ऐसी बातें करता जो कि निजी हो। तो लोग आए, लोगों ने कहा कि भाई आप, लोगों ने सुना ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आपका जो पहला ही जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि यू वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद दैट गाय, एंड दैट्स व्हाई यू आर ब्लरिंग द इमोशंस, ब्लरिंग द जजमेंट बिकॉज ऑफ इमोशंस। सो अ लॉट ऑफ पीपल, नीचे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए कि जो भी नेगेटिव कमेंट्स थे, बहुत सारे कमेंट्स थे। कुछ पॉजिटिव भी आए, कुछ नेगेटिव भी आए, कुछ न्यूट्रल भी आए। क्योंकि जिनके पॉजिटिव आए वो सत्य को ढूंढ रहे थे, जिनके नेगेटिव आए वो
उनका इमोशंस हर्ट हो रहे थे। इट्स जस्ट दैट कि मैं आपके पिताजी को कुछ बोलूं कि आपके पिताजी गलत है इस चीज़ में, तो आपको बुरा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने पिताजी से इमोशनली अटैच्ड हो, और इमोशंस ब्लर द जजमेंट। भावना जजमेंट को ब्लर कर देती है। तो होता क्या है कि सामने सत्य खड़ा भी होगा तुम्हारे, लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें सिर्फ झूठ दिखेगा। ये कंडीशनिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे भी ये देखेंगे तो ये होता है। कोई बीजेपी का अंधभक्त है तो बीजेपी की चर्चा करेगा, चाहे बीजेपी फिर चाहे कुछ भी कर रही है, उसको सत्य नहीं दिखेगा, क्योंकि बीजेपी से उसका रिलेशनशिप डेवलप्ड है। ही हैज बीन इनटू रिलेशनशिप विद बीजेपी। सेम गोज विद कांग्रेस। बट मुद्दा क्या होना चाहिए? सत्य। सत्य मतलब क्या? कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, या कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अच्छा काम कर रही है। तो किसी से इमोशनली अटैच रह कर भी सत्य देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है? देखा जा सकता है, लेकिन वैसा सत्य देखने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका जजमेंट ब्लर हो रहा है इमोशन से। एक तो बात होती है कि आपकी कंडीशनिंग से आप इस दुनिया को देखते हो। एक वो बात होती है कि जैसे आपको बचपन से बोल दिया पैसा कमाना मुश्किल है, तो आपको पैसा कमाना मुश्किल लगता है। दैट इज कंडीशनिंग, पार्ट ऑफ कंडीशनिंग। एक और सत्य है इसका, एक और दूसरा साइड है कि इमोशंस ब्लर्स द जजमेंट, और इमोशंस डिसीजन मेकिंग को भी ब्लर करता है, आपके इन्फ्लुएंस करता है। हमारे जो भावना है वो प्रभाव डालती है हमारे जजमेंट पे, हमारे निर्णय पे, निर्णय लेने की क्षमता पे। ये लोगों को पता ही नहीं है। लड़की से प्यार कर बैठेंगे, सबको कुरूप लग रही है, उसको सुंदर लग रही है। आप देख रहे हो किस तरीके से ब्रेन काम करता है आपका। आप सोचिए कि ये इस लेवल का स्ट्रांग है, इस लेवल का स्ट्रांग है कि वही लड़की आपको सुंदर लग रही है, आप देखोगे ना उसको अंदर सुंदरता दिखेगी आपको, कहते हैं प्यार हो गया। प्यार नहीं हुआ है, रियलिटी डिस्टोर्ट हो गई है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको मैं, अभी रिसेंट की ऑब्जर्वेशन है, 1 महीने पहले की है। इसको मैं एक रिफ्रेज नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने इसको पकड़ लिया, तो मैंने कहा आप पकड़ लिया तो आपसे शेयर करूंगा। हर 15 दिन में कुछ नया आता रहता है, इसलिए तो बोल रहा हूं स्टेप 1 है आत्मज्ञान। एक है कि आप इस दुनिया को एक चश्मे से देख रहे हैं, वो है एक बिलीफ सिस्टम, डिस्टोर्शन, एक विचार। और एक है कि आप इमोशन से अपने जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सुबह उठे, आपको पता है मोबाइल नहीं ले जाना है बाथरूम में, लेकिन आप तब भी मोबाइल बाथरूम में ले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस डिसीजन मेकिंग को जज करते हैं, ब्लर करते हैं। आपको पता है कि मुझे सोने से पहले मोबाइल नहीं देखना है, लेकिन आप देखोगे। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजंस को इमोशंस जज करते हैं। आपको पता है कि मुझे ज़ोमैटो का ऑर्डर नहीं करना, लेकिन आप ज़ोमैटो पे ऑर्डर करोगे। क्यों? इमोशंस ने डिसीजंस को ब्लर किया। आपको पता है कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, आपको पता है मुझे एक्सरसाइज करनी है, आपको पता है मुझे अच्छा खाना खाना है, आपको पता है मुझे झूठ नहीं बोलना है, आपको पता है मुझे निंदा नहीं करनी है, लेकिन आप निंदा करोगे, आलोचना करोगे दूसरों की, एक दूसरे के पीछे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। आपको पता है लड़की कुरूप है, लेकिन जैसे उसको प्यार होगा आपसे, उस लड़की से, वो लड़की आपको सुंदर लगने लग जाएगी। और वो इमोशंस खत्म होते हैं कैसे? जब शादी हो गई तो उसकी असली सुंदरता सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं, उसका एंड नहीं होता। तो लैला को बहुत बोला गया छोड़ा जाए। मजनू ने छोड़ा नहीं लैला को। एक से एक सुंदर लड़की सामने उसके पिताजी ने खड़ी कर दी। उसने बोला ये लैला नहीं है, ये सब कुछ है पर लैला नहीं। लैला की जो बात है ना वो किसी में नहीं। लैला 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 लैला। सेम चीज गोज विद द वीडियो विच आई डिड।
on Sandeep Maheshwari or Acharya Prashant. Any kind of video I'll make, people will get hurt. Why? Because they are not seeking truth. You have to understand this. These people are not seeking truth. अगर कोई ट्रूथ सीकर है तो उसका पॉजिटिव कमेंट होगा, उसका कमेंट होगा काउंटर पे बेसिस पे। जैसे एक सब्सक्राइबर है जिसने कमेंट किया संदीप के वीडियो के नीचे, मैंने उनको बहुत समझाया, फिर वो आखिरी में मान गए। आप कह रहे हो उससे ही, आप ऑब्जर्वेशन पहले आती, क्वेश्चनिंग बाद में आती है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने काउंटर दिया, उसने भी काउंटर दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने काउंटर दिया मुद्दे पे। एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि इनको कुछ नहीं आता है, इसको कुछ नहीं पता है। अरे क्या नहीं पता है बताओ, तुम्हारी हैसियत है तो काउंटर दे के दिखाओ। लेकिन काउंटर देने के लिए दिमाग चाहिए, काउंटर देने के लिए भी दिमाग चाहिए ना, पहले तो सुनो। अब कौन सुने, क्यों सुनो हम इनके, गुस्सा आ रही है हमको देख के कि भाई कैसे बात कर रहा हमारे साथ, जबकि मैंने कोई अगेंस्ट बात भी नहीं करी। मेरे इस चैनल को तब सब्सक्राइब करना जब तुम्हारे जितने भी गुरु हैं उनके बारे में कुछ अगेंस्ट सुन सको। क्योंकि चक्कर क्या है कि मेरा काम ही नहीं है कि मैं पॉजिटिव करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोग के साथ। प्रॉब्लम ये है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो ब्रेन की है वो है पॉजिटिविटी। आपको चाहिए पॉजिटिविटी, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, द पॉजिटिव थिंकिंग। अरे थिंकिंग पॉजिटिव नहीं होती है, थिंकिंग नेगेटिव भी होती है, और नेगेटिव साथ में अगर लेके नहीं चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक ही चीज़ का डाउन साइड भी है और अपर साइड भी है। डाउन साइड दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चनिंग का डाउन साइड है ये कि क्वेश्चनिंग पहले नहीं आती, क्वेश्चनिंग पे एंड नहीं होता, क्वेश्चनिंग पे आरंभ नहीं होता। और क्वेश्चनिंग का अपर साइड है वो नहीं देखेगा कोई। देखो ब्लर कैसे इमोशंस, यही मैंने बोला कि मैंने क्वेश्चनिंग के बारे में ये थोड़ी बोला क्वेश्चनिंग मत करो। मैंने कहा क्वेश्चनिंग बस थोड़ी सेकेंडरी है, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने ये बोला। अब वहाँ पे काउंटर ये आना चाहिए, सर कैसे है, मुझे तो लग रहा है क्वेश्चनिंग है, तो मैं आपको काउंटर देता। लेकिन आपने क्या कहा, ये तो आदमी ही बेवकूफ़। तो जितने भी तुम्हारे गुरु हैं सबको मैं हिला डालूंगा, जितने भी गुरु। क्यों? क्योंकि मेरा काम सत्य को जानने का है, मेरा रिसर्च को चैलेंज करने का काम है। यही लोग हैं जो मेडिकल की तैयारी करेंगे या कोई कुछ कहीं पीएचडी में जो होते हैं सारे सब्जेक्ट, साइकोलॉजी में पीएचडी करेंगे या फिजियोथेरेपी में पीएचडी करेंगे, कहीं भी पीएचडी में जाएंगे, वहाँ पे चैलेंज कर देंगे रिसर्च को। लेकिन इतने गुरुओं ने स्पिरिचुअलिटी जैसे सब्जेक्ट पे रिसर्च किया, उसको चैलेंज अगर नहीं करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज लोग मेरे से कहते हैं आपके कंटेंट में कुछ नया आता रहता है। आपको क्या लगता है मैं बैठे बैठे पैदा करता हूँ? ऐसा नहीं है। पर रीज़न यही है कि पुराने गुरुओं को पढ़ के फिर अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। मुझे ये पता है लर्निंग कैसे करते हैं, मुझे ये पता है थीसिस कैसे करते हैं। थीसिस तुम हिस्ट्री में करो, फिजियोथेरेपी में करो, मेडिकल में लाइन में करो, साइकोलॉजी में करो, वहाँ पे तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। क्योंकि थीसिस का वही ग्राउंड ही यही है कि आपको कुछ चैलेंज करना पड़ेगा या कुछ नया लाना पड़ेगा, और कुछ नया लाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा आपको। कोई स्केल, कोई कुछ नया मेजरमेंट टूल आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आपको पीएचडी मिलेगी। पहली बात तो गवारों को यही नहीं पता पीएचडी कैसे होती। अब गवारों को कौन समझाए, इतना पढ़ाई करी होती तो गवारों को समझाया गया होता, अनपढ़ों को। अनपढ़ तो बैठे बैठे वीडियो देखते हैं क्योंकि उनको गुड सेंसेशन चाहिए। अरे गुड सेंसेशन, अभी तुम्हारा बाप पीछे चिल्लाएगा बेरोजगार हो तुम, तो तुम्हारा गुड सेंसेशन सब तुम्हारे बाहर निकल जाएगा सब पीछे से। गुड सेंसेशन के लिए स्पिरिचुअलिटी सुन रहे हो? ये एंटरटेनमेंट यूनिट है? जाने नहीं दीजिएगा। एंटरटेनमेंट यूनिट है ये, पिक्चर चल रही है। गुड सेंसेशन के लिए सुनते हो संदीप महेश्वरी को? हैं? एक क्वेश्चन कर लूंगा तुरंत पैंट उतर जाएगा। एक उदाहरण नहीं दे पाओगे क्वेश्चनिंग का। क्या तुमने बताओ ऑब्जर्व किया? कहाँ क्वेश्चनिंग किया तुमने? क्या चेन, तुमने पूरी चेन दिखाओ, चलो पूरी चेन दिखाओ। कुछ नहीं, पूरा का पूरा सब्सक्राइबर बेस जीरो है, कुछ नहीं आता इनको, जीरो ये लोग।
कुछ कभी ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो इसको, स्पिरिचुअलिटी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दोनों एक ही तरीके से की जाती है। हमारे जीवन में क्या जीवन बदल गया आपका? अभी लाइट चली जाएगी पूरे ग्रह पे तो तुम्हारा जीवन देखता हूं कैसे बदलता है। माइनस द इंटरनेट, नथिंग यू आर। सो द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। इनफैक्ट राइट और रॉन्ग होता ही नहीं है। इमोशंस जो हैं, मैं तो खुल के कहता हूं कि आप मेरे को चैलेंज करो। कई सब्सक्राइबर मेरे को चैलेंज करते हैं, मैं उनको रिप्लाई करता हूं, लेकिन आपके मूर्खतापूर्ण अगर कमेंट होंगे तो फिर कैसे कोई कमेंट करेगा? इनफैक्ट मैं तो चाहता ही हूं दिल से कि कोई चैलेंज करे मुझे आके, लेकिन चैलेंज आप कर नहीं पाओगे। चक्कर क्या है ना कि आप जैसे चैलेंज करोगे मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप वापस ट्रैक पे आ जाओगे। तो 10 बार जब 100 बार 1000 बार मैंने ही उस थ्योरी को चैलेंज कर रखा है, तो आप क्या चैलेंज करोगे? आपके इमोशंस जो है आपके जजमेंट को ब्लर करते हैं। आप लॉजिकली अगर देखोगे तो सत्य की तरफ जाना चाहिए आपको, लेकिन आप जाते हो असत्य की तरफ। आपको असत्य दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इमोशंस हैं सामने। तो असली कंडीशनिंग ये है, एक है कि आपने एक बिलीफ सिस्टम से इस दुनिया को देखना चालू किया, वो भी कंडीशनिंग है। बिलीफ सिस्टम से कंडीशनिंग को देखोगे तो हर जगह आपको वही दिखेगा जो दिख रहा है। जैसे कोई बहुत ज़्यादा भगवान को मानता है तो पहाड़ पे जाएगा, अरे भगवान ने कितना अच्छा बना दिया, अरे वहाँ अंदर भगवान बैठे होंगे, अरे ये भगवान, अरे वो भगवान, हर जगह भगवान भगवान भगवान। कोई अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मानता है, किस्मत को मानता है, तो पहाड़ों पर बैठ के किस्मत के बारे में सोचने लगेगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं यहाँ आ गया। हर जगह वो किस्मत को डाल देगा, कंक्लूड कर देगा। कोई अगर बहुत ज़्यादा लक को मानता है, कुंडली को मानता है, पामिस्ट्री को मानता है, हस्तरेखा विज्ञान को मानता है, एस्ट्रोलॉजी को मानता है, भगवान को मानता है, तो वो हर चीज़ का कंक्लूजन भगवान पे करेगा। बिजनेस फेल हो गया, भगवान नहीं चाहते थे। बिजनेस फेल हो गया, कुंडली के ग्रह खराब है। बिजनेस फेल हो गया, ये खराब, ये इसकी वजह से हुआ। आप देखो कभी भी आप कोई चीज़ ट्राई करो, नहीं होती तो आपको लगता है, अंदर से संदेह उठता है, कहीं मेरी किस्मत ही तो नहीं खराब है। एक बॉलीवुड का स्टार है, उसने कहा 70% लक होता है, 30% हार्डवर्क होता है। व्हाट अ इडियोटिक थिंग। लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, डेस्टिनी नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। सुन लेना ध्यान से। एस्ट्रोलॉजी नाम की इस दुनिया में जिस तरीके से तुम सोचते हो उस तरीके से नहीं होती है। प्रभाव होता है ग्रेविटी का हमारे मन पे, लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेके आता है, लेकिन प्रारब्ध बदल भी सकता है। तो जब आप पैदा होगे, जिस क्षण में आप पैदा होगे, जिस ग्रह पे आप पैदा होगे, जिस समय पे आप पैदा होगे, जिस दिन आप पैदा होगे, वो सब प्रारब्ध के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि ये व्यक्ति, ये वासना का व्यक्ति यहाँ पैदा होने वाला है इस टाइम पे। ठीक है, अब वो 10 साल बाद अपनी वासना चेंज कर दे तो वो पूरा कुंडली बेकार हो गई उसकी। कुंडली सिर्फ ये बताती है कि ये समय पे पैदा हुआ, ये दिन पे पैदा हुआ, ये काल पे पैदा हुआ, ये इस पे पैदा हुआ, उस पे पैदा हुआ, तो ग्रह के ये नक्षत्र थे, ये ग्रह वहाँ था, गुरु वहाँ था, शुक्ल वहाँ था, ये सब वहाँ थे, तो इस हिसाब से इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा। ये व्यक्ति इन आदतों के साथ पैदा हुआ है, वासनाओं के साथ पैदा हुआ है। कितना जिद्दी है, मीठा पसंद है, नमक पसंद है, वो सब कुछ उसमें निर्धारित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं ये नहीं करूँगा, तो पूरी की पूरी कुंडली में आग लग गई, इमीडिएट। लेकिन अगर व्यक्ति अपने हिसाब से चलता जा रहा है, जैसे उसकी वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, जैसे उसकी
प्रवृत्तियाँ पड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, वैसे ही चलता जा रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है, तो वो फिर उसका थोड़ा वो एंटिसिपेशन अच्छा हो सकता है। उसमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि जिस तरीके का व्यक्ति है, हो सकता है इसका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, रेस्टलेस बहुत है, ये वॉटेवर जो भी है। तो जब मेरी कुंडली बचपन में मेरे को दिखाई गई, मतलब मेरे घर में काफ़ी मानते हैं इसको, तो पंडित जी आते थे और कॉल करके वोडाफोन नंबर पे 9 रुपये प्रति मिनट पे हमारी मदर बात करती थी। तो मैं उनको हमेशा कॉल करके पूछता रहता था कि सर ये बताइए कि मैं सिंगर बन पाऊँगा कि नहीं बन पाऊँगा, मुझे सिंगर बनना है। एंड दिस इज़ इन 2008 और समथिंग 9। तो कहते एक बार आपको सच बताओ, आपकी बहुत साधारण कुंडली है, हमें नहीं लगता आप सिंगर बन पाओगे। मज़े की बात यह है कि पिछले 5 साल से मैं सिर्फ सिंगिंग से पैसे कमा रहा हूँ। मैंने लाइव बैंड की स्थापना करी अपनी, वहाँ से हमने लाइव बैंड के शोज़ किए बिना इवेंट कंपनीज़ के। आज मेरे ऑनलाइन कोर्सेस जो है, वेबसाइट जो है पारसिंग एकेडमी या हाई नोट्स एकेडमी, जो मेरी जो ब्रांड है मैं डेवलप कर रहा हूँ उसको, उससे जो पिछले महीने सेल्स जनरेट हुई, मैं कभी ये सब बातें करता नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी मैं बता दूंगा तो आपके परकच्चे हिल जाएंगे। तो मेरे को बोला गया बहुत साधारण कुंडली है, शुरू से साधारण कुंडली, साधारण। अब एक बार मैंने हाथ दिखाया अपना, तो कह रहे हैं आपके हाथ में विद्या रेखा तो है ही नहीं, मतलब एक विद्या रेखा थी छोटी सी। अभी दोबारा मैंने हाथ दिखाया, कह रहे आपके हाथ में 2 विद्या रेखा आ गई और एक तो बहुत बड़ी है। तो मैंने कहा कि हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम दिखाया था वो 10 साल पहले दिखाया था, 10 साल बाद अब दिखा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले आपकी छोटी विद्या रेखा थी और आपकी अब बड़ी हो गई। 2 अलग विद्या रेखा चल रही है, एक बड़ी विद्या रेखा है और एक छोटी विद्या रेखा है। बहुत बड़ी विद्या रेखा, 2 विद्या रेखा होती नहीं किसी के हाथ में। तो वो चौंक गया, कहते आपके हाथ में 2 विद्या रेखा और एक बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। मैंने कहा वो जिस चीज़ की विद्या है तुम्हारे बाप परदादा भी नहीं ले पाएंगे। तो मैं, एक बार की बात है, वो मैं शो करने गया, ग्रेटर नोएडा में कहीं शो था। तो मैं अपना गाना वाना गा रहा था, गाना वाना गा के ख़त्म किया, हम लोग बाहर निकले तो एक आदमी आया, वहाँ पे फेस्ट था, तो रशिया से कोई तांत्रिक आया रखा था। तो मैं बैठा उसके पास, अब पता नहीं, कहता है कि आपकी आवाज़ मुझे इतनी मोहक लगी, इतनी मधुर लगी कि आपके लिए मैं ना फ्री तंत्र करूँगा, बताइए क्या तंत्र करना है। मैंने कहा कोई तंत्र नहीं करना भैया, मैं जा रहा हूँ। नहीं बताइए बताइए बताइए, आपके लिए करूँगा, आपके लिए करूँगा, आपके लिए करूँगा, बताइए आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में। अभी मैं इस पर लिखता हूँ और आपको लिख के वो दूंगा, आपको उसको रखना है, इत्र 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 डाल के दूंगा उस पर, आपको उसको खोलना नहीं है। तो उसने क्या किया कि मतलब देखा कि पहले तो पूछने लगा कि मतलब क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे आप सिंगिंग करते हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं कि? आपको बड़ा सिंगर नहीं बनना अरिजीत सिंह की तरह? मैंने कहा नहीं बनना। मैंने कहा आपकी औकात हो तो आप इस पे ये लिख के दिखाओ कि मैं नहीं बनूंगा कुछ। तो कहता है कि ये कैसे लिख देंगे, ऐसे थोड़ी लिख देंगे यार, आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने कहा आप इस पे ये लिखिए कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो पहले तो वो चुप रहा। उसने कहा कि यार ये आदमी कुछ पागल टाइप का लग रहा है मेरे को। फिर थोड़ा देर रुक के सोचता है, कहता है कि जिस तरीके की आप बातें कर रहे हो वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के मुंह से निकलती है। ऐसे बोला, ब्रह्म शब्द वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के मुंह से निकलती है। आपने बोला आपको पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ पिछले 2 साल में
कि जब मैंने किसी से पूछा आपको क्या चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और इनफैक्ट उसको आपने ये भी बोल दिया कि नेगेटिव लिख के दे दो। ये तो सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी के मुंह से निकलता है। तो मैंने कहा जो भी आपको सोचना आप सोच सकते हैं। ठीक है भाई। पता नहीं उसने कुछ लिखा और कहा मैं अपने मन से कुछ लिखता हूं आपके लिए। मैंने कहा ठीक है लिखिए। उसने लिख के उसको फोल्ड किया, इत्र डाला उस पर और तंत्र पढ़ा कुछ। उसके बाद उसमें कुछ वो लपेटा, सफ़ेद सफ़ेद कुछ रस्सी थी वो लपेटी, और कहा कि इसको अपने घर के मंदिर के बगल में रख दीजिएगा, खोलिएगा नहीं। मैंने कहा मेरे घर में मंदिर है ही नहीं। तो कह रहे ठीक है कोई कॉर्नर में रख दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। उसने दिया, वो बहुत महक रहा। मैंने कहा पता नहीं क्या लिख दिया इसने। तो बाहर निकलते उसको बाहर फेंक दिया नाली में, क्योंकि किसने क्या लिखा हो क्या किया हो क्या भरोसा, राइट। तो जब भी मैं किसी भी मंदिर में कदम रखता हूं, एक बार की बात है, मैं एक प्राचीन मंदिर में एंटर किया और कदम रखते ही मेरी मदर मेरे से कहती, मेरी मम्मी कहती चलो आंखें बंद करो और मन्नत मांगो। मैंने कहा अरे तो सोची नहीं है, कहाँ से मन्नत मांग लेंगे, जल्दी जल्दी करो भीड़ बहुत लग रही, चलो तो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, मैंने मन्नत मांगी, मैं बाहर निकला। क्या मन्नत मांगी तुमने? मैंने कहा मन्नत बताते थोड़ी है, बता देंगे तो पूरी नहीं होगी ना। तो कहती बताओ बताओ क्या मांगी? तो करियर के लिए मांगा ना, करियर के लिए, और करियर में उपलब्धि चाहिए, और पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, ये सब कुछ तो मांगा होगा। तो मैंने कहा मैंने उनसे ये बोला कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ अगले 2 साल में, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रोक दें। तो कह रही बिल्कुल पागल हो क्या तुम, पागल कहीं का, बेवकूफ, ऐसे बात करते भगवान के सामने। मैंने कहा भैया ये नहीं, आपने बोला मन्नत मांगो, मेरी मन्नत यही थी कि मैं 2 साल में करने जा रहा हूं, रोक पाओ तो रोक लो। और वही हुआ। 2 साल बाद उस समय मार्केटिंग सीख रहा था, तो फिर मैं अपना ब्रांड लॉन्च करना था, मुझे अपना करना था काम, और काफ़ी अटक रहा था मैं उस वक्त। मैंने अपना लॉन्च किया एंड दैट स्काई रॉकेटेड। इन जनवरी फेब 2024 के आसपास आई डिड अ फनल इनटू माय इंटरनेट मार्केटिंग जर्नी एंड इट वेंट ऑफ, मतलब इट ब्लू। फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 years मेरा पहला फनल जो चला था वो फरवरी 2024 अप्रैल में चला। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने उनसे बोला था कि रोक दो, रोक ही नहीं पाए। तो जब भी मेरे को ये लोग ज़्यादा इरिटेट करते हैं कि ये मांगो वो मांगो, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, चलो ये मांगो मांगो, मैं सीधा बोल देता हूँ भाई ये करने जा रहा हूँ, रोक पा तो रोक लूँगा। मेरा विश, अगर मैं मंदिर में एंटर कर रहा हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये मैं करने जा रहा हूँ करवा दो। मैं उल्टा बोलता हूँ कि मैं करने जा रहा हूँ, अगर आप रोक पाइए तो प्लीज़ रोक दीजिए, हिम्मत है तो रोक लीजिए। आज तक रोक ही नहीं पाया कोई। तो जो व्यक्ति अपने प्राण अपने हाथ में लेके बैठा हो, जिस व्यक्ति की प्राण ऊर्जा अपने हाथ में हो, वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। और करना ही क्यों है जब किसी को कुछ चाहिए ही नहीं,
तो तुम क्या रोक पाओगे किसी को कुछ? एक होता है कि मैं ये करने जा रहा हूं और मुझे नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी चौपट हो गई, है ना। ये मैं करने जा रहा हूं, ये मैं नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी चौपट है। लेकिन जो व्यक्ति कर रहा हो और वो मजे मार रहा हो कि कर रहा हूं हवाबाजी में, होए तो होए, नहीं होए तो और अच्छा है। ये नहीं कि खराब है, नहीं होए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि करके भी कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्स की नजर में कोई तुम बलशाली नहीं बनने वाले हो। यूनिवर्स इस चीज को तवज्जो ही नहीं देता है कि तुमने क्या किया, तुम मंगल ग्रह पे चले गए, बड़ा क्लैपिंग कर रहा होगा वो। ये सब कुछ नहीं। जो करेगा वो भी 6000 की लकड़ी पे चलेगा, और जो नहीं करेगा वो भी 6000 की लकड़ी पे चलेगा। एक कमाल की बात यह है कि शमशान घाट की लकड़ी 6000 रुपए की आती है। अगर आप बहुत गरीब है तो आपको ऐसे ही लकड़ी जला दी जाएगी। लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, चंदन की लकड़ी होती है, क्या कौन सी लकड़ी होती है, आप सोचिए कि वही शरीर है। आप देखिए कितनी बारीक चीज है। वही अमिताभ बच्चन है, वही लेटा हुआ है मखमल के बिस्तर पे, और वही आदमी है, वो लेटा हुआ है तख्त पे, लकड़ी का तख्त, दो टाइम के खाने के लाले पड़े हुए हैं। शमशान घाट सबका एक ही है। शमशान घाट में क्लासेस नहीं होती कि ये आदमी 3rd AC में चलेगा, वो आदमी 2nd AC में चलेगा, वो आदमी 1st AC में चलेगा, वो आदमी फ्लाइट पे चलेगा। ये सब नहीं है। वो आदमी इकोनॉमी क्लास में चलेगा, वो आदमी बिजनेस क्लास में चलेगा। ठीक है, आप शमशान घाट में जाओ, सब ऐसे पड़े हुए लाश की तरह। वहाँ सारे एक्टर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, सारे सिंगर्स ऐसे ही पड़े रहेंगे, और गरीब आदमी वैसे ही पड़ा रहेगा। आप शमशान घाट से कितना कुछ सीख सकते हो। वही सेम 6000 की लकड़ी मिडिल क्लास को भी लगेगी, वही 6000 की लकड़ी आप 60,000 की लकड़ी भी नहीं जला सकते। आपके ऐसा नहीं कि आप 6 लाख की लकड़ी लगेगी या 60 लाख की लकड़ी लगेगी, है ना। कि जैसे कॉफिन्स होते हैं, उसमें भी क्रिश्चियन में कॉफिन्स होते हैं। एक कॉफिन आता है $10,000 का, एक आता है 1000 का, एक आता है $50 का कॉफिन। तो महंगे से महंगे कॉफिन में डाला जाता है लाश को। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम तो जलने वाले, तो जलाओगे कहाँ? जलाने के लिए शरीर को बाहर निकालना पड़ेगा, कॉफिन में थोड़ी जलाओगे शरीर को। तो मुर्दा है, चाहे $60,000 हो, $60,000 हो, चाहे $6,000 हो, चाहे $6 हो। मुर्दा तो डिकम्पोज वैसे ही होगा ना। इनफैक्ट अगर आप ज़मीन में मुर्दे को नहीं रखते हो तो वो बहुत टाइम तक अंदर सड़ता रहता है, कफन में, उसमें कब्र में। इसलिए नमक डालते हैं। कई धर्मों में सिर्फ सफ़ेद कपड़ा लपेट के ऐसे ही ज़मीन पे रखते हैं और नमक डाल देते हैं। हमारे यहाँ वो भी नहीं। हमारे यहाँ ख़त्म करो जला के, सबसे बढ़िया चीज़ वही है। क्यों? उसका रीज़न भी है बहुत सारे। हमारे यहाँ क्यों जलाते हैं, बाकी जगह क्यों नहीं जलाते, वो मिस्टिकल हो जाएगा। बट शमशान घाट तो एक ही है ना। वहाँ पे आप क्या मतलब, वही आदमी, राजा महाराजा भी वहीं जल रहा है और उसी लेवल पे जल रहा है, वो भी वहीं जल रहा है, भिखारी भी, फकीर भी वहीं जल रहा है। तो कुछ करने से कुछ हो नहीं जाएगा। कुछ नहीं भी करके मर गए तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ करके मर गए तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करके मरे तो भी कुछ नहीं होगा। तुम एक किराए के मकान पे रह रहे हो, 70-80 साल का तुम्हारा किराए का मकान है, उसके बाद तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल क्लियर है। उस किराए के मकान से तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो उसकी कोई तवज्जो नहीं है ब्रह्मांड में। इसलिए मैंने पिछले पॉडकास्ट का जो शीर्षक रखा है वो रखा है फेक यूनिवर्स। क्योंकि संसार में रहते हुए आप ये इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो संसार वासियों के साथ कि मैं तो एलीट क्लास हूं और तुम रेगुलर क्लास हो, इकोनॉमी क्लास हो, राइट, बेसिक क्लास हो। लेकिन जैसे आप संसार से हटे, यानी वो किराए का मकान खत्म हुआ, तब तो कुछ है ही नहीं ना।
तो अब वहाँ पे बेसिक क्लास और लग्जरी और एलीट क्लास क्या होगा? तो इमोशंस जो है हमारे, वो जजमेंट को बहुत बुरी तरीके से ब्लर करते हैं। अगर आप डे टू डे लाइफ में इसको ऑब्जर्व करना चालू कर दें कि कैसे हमारा जजमेंट ब्लर होता है किसी के प्रति, एक इमेज बना दी जाती है किसी सेलिब्रिटी की, किसी अभिनेता की, किसी नेता की। वो इमेज जो है, आप उससे प्यार करने लगते हैं। जैसे आप उस इमेज से प्यार करते हैं, आपको वो इमेज ही दिखती है सिर्फ। सबसे बढ़िया यहाँ पे एग्जाम्पल वो लड़की वाला एग्जाम्पल है, जहाँ पे दिल आया परी पे गधी भी क्या चीज़ है, सॉरी गधी पे परी भी क्या चीज़, राइट। तो जो जिसको जैसे देखता है वो वैसा होता नहीं है, रियलिटी कुछ और होती है। एक फ्रेगमेंट को पकड़ लेते हैं हम, कंप्लीट रियलिटी कुछ और होती है। वो फ्रेगमेंट से हम जज करते हैं, हमें लगता है वो फ्रेगमेंट से ही हम उस फ्रेगमेंट को ही कंप्लीट रियलिटी समझ रहे होते हैं। शादी से पहले शादी का सिर्फ पॉजिटिव साइड देख देख के हम खुश हो रहे होते हैं और नेगेटिव साइड नहीं देखते हैं, और शादी के बाद हम कहते हैं ये क्या हो गया, तो कभी सोचा ही नहीं था, तुम बेवकूफ़ हो ना, इसीलिए। तो शादी करना शादी नहीं करना इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रियलिटी देख पा रहे हो शादी की। अगर आप सिर्फ आधी अधूरी रियलिटी देख पा रहे हो, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ द शादी, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। और एक स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा जो शादी के अगेंस्ट है, बिल्कुल एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, स्पेक्ट्रम एंड, एक पोल है जो पोलैरिटी मिलेगी आपको इसमें दो लोगों की। एक ग्रुप है जो साउथ पोल पे जो कह रहा शादी नहीं करनी, एक होता है नॉर्थ पोल जो कहता है शादी करनी है। बीच वाला मार्ग कोई क्यों नहीं है? एक संदीप महेश्वरी का फॉलोअर है, एक आचार्य प्रशांत का फॉलोअर है, एक ओशो का फॉलोअर है, एक कृष्णमूर्ति का फॉलोअर है। बीच में कोई क्यों नहीं है? हर कोई किसी को क्यों नहीं फॉलो करता? बीच का मार्ग सत्य का मार्ग है। जब तुम बीच के मार्ग पे खड़े होगे तो तुमको नॉर्थ पोल का डाउन साइड दिखेगा, अपर साइड दिखेगा, और साउथ पोल का डाउन साइड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दिखेगा। रियलिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साथ में लेके चलेगी। सत्य हमेशा बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ में चलेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही तुम नॉर्थ पोल पे हो और साउथ पोल पे हो, तुमको लगता है मैं कहीं पे हूं, तुम कहीं नहीं हो, तुम सत्य के आसपास नहीं हो। चक्कर क्या है कि तुम किसी के पास बैठे हुए हो एक इमेज लेके उस आदमी की, और उस इमेज ने तुम्हारे इमोशंस को ब्लर कर दिया। आदमी गलत नहीं है, आदमी का इंटेंशन भी गलत नहीं है। जो गुरु है उसके इंटेंशन गलत नहीं, गुरु बढ़िया है सारे, गुरु तो एक नंबर है सारे, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है वो हो सकता है और डीप जा सकता था। तो आपने उसको क्वेश्चन किया, चैलेंज किया। अब कौन क्वेश्चन करेगा? जिसको सत्य जानना है कि जिसको गुरु के चरणों के पास बैठना है, उसकी अंधभक्ति करनी है? जिसको सत्य जानना है वो नीचे क्वेश्चन करेगा, कमेंट करेगा या पूछेगा कि सर आपने इसकी बात करी, मुझे लगता है ये होता है, चलो काउंटर आ गया। इसको बोलते हैं लॉजिकल काउंटर, यानी ये व्यक्ति सीक कर रहा है, ही इज अ सीकर। नाउ इफ अ पर्सन इज क्वेश्चनिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन, ही इज अ सीकर। इफ अ पर्सन इज क्वेश्चनिंग अबाउट सम सब्जेक्ट, ही इज अ सीकर, ही वांट्स टू नो। अब उसका एजेंडा ये नहीं है, जिसका एजेंडा ये होता है कि कोई वो काउंटर ही नहीं दे पा रहा है, जिसका एजेंडा गुरु का तलवा चाटना है, वो किस तरीके का एजेंडा रखेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो चक्कर क्या है कि जिस तरीके का आदमी अप्रोचेस रखता है किसी के सामने, जिस भी तरीके के आप अप्रोचेस रखोगे मेरे सामने, किसी के सामने भी, उस अप्रोच से समझ में आ जाता है कि आपका विजन क्या है लाइफ को लेके। अगर आप काउंटर रखोगे टॉपिक पे, तो आपका विजन जो है वो क्लियर हो गया कि आपको सीखना है, राइट? दैट्स व्हाई यू आर गिविंग काउंटर, यू वांट टू लर्न अबाउट समथिंग। देन देयर इज काउंटर अबाउट चेकिंग माई नॉलेज, कि चलो एक बार काउंटर दे के देखता हूं पार्थ क्या सोचता है, देखता हूं। एक वो हो गया, राइट? फिर एक हो गया कि आप काउंटर दे रहे हो सीखने के लिए कि मैं आगे हो सकता है और कुछ इसमें लेयर हो।
और एक व्यक्ति है जो पहले से ही डिसाइड करके बैठा है कि इसको कुछ नहीं आता, या इसको पता नहीं है, या ये मूर्ख है, या बेवकूफ है, या ये पागल है। एक विजन लेके बैठा हुआ है, पहले से ही एक फिल्टर लेके बैठा हुआ। इसको बोलते हैं इमोशंस जज कर रहे हैं आपके, ब्लर कर रहे हैं आपके जजमेंट को। डे टू डे लाइफ में आपकी डिसीजन मेकिंग को आपके इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके जजमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब आपको सामने जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं दिखेगी। आपको लड़की बैठी है, लड़की आपको सुंदर ही दिख रही है, आप देखो कितनी बड़ी चीज है ये। मैं बैठा हूं, मुझे लड़की लग रही है अगली, बदसूरत लड़की लग रही है, आप बैठे हो आपको सुंदर लगेगी। आप देख रहे हो किस लेवल का ये काम हो रहा है। वही सेंसेस है, वही आंखें, वही ब्रेन है, वही इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है। सेंसेस तक ठीक है, जैसे ही ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने उसको डिस्टोर्ट कर दिया, घुमा दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाईपास, उसको मोल्ड कर दिया, उसको क्या कहते हैं कि उसको एक शेप दे दी, और वो शेप गलत शेप है। हम बैठेंगे, 10 लोग और बैठेंगे, सब कहेंगे नहीं लड़की बदसूरत है। आप बैठोगे, आप कहोगे भाई लड़की सुंदर है। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप उससे डेवलप। यही सेम चीज आप गुरु के साथ भी करते हो। 10 लोग आएंगे जो किसी से अटैच नहीं है। एक कहानी बताता हूं, बड़ी अच्छी कहानी आई। बचपन में एक किराए के मकान में हम रहते थे, तो उस किराएदार की माँ जो थी, जो मकान मालिक जो थी हमारी, वो बहुत बड़ी चोर थी। तो वो क्या करती थी, आती थी हमारा शैम्पू, किसी भी किराएदार का शैम्पू लेके चली जाए बाथरूम से और लगाने लगे। मतलब ऐसे आएगी, आप सोचो कितने चीप सोच है। बाथरूम में आई सुबह सुबह और शैम्पू का ढक्कन खोला और अपने हाथ पे डाला और अपने सर पे ऐसे रख के दबा के चली गई, और शैम्पू की बोतल वहीं छोड़ गई, सिर्फ शैम्पू निकाल के ले गई। सुबह आई, टूथपेस्ट खत्म हो गया तो ऊपर आई, किराएदार के किसी भी किराएदार के बाथरूम में घुसी, टूथपेस्ट उसमें निकाला अपने ब्रश में और लेके चली गई। साबुन नहीं है तो नीचे ऊपर धोने चली आई। आप सोचिए क्या चीप सोच है। मैं तो काफ़ी खुशमिजाज समझता हूँ कि मैं मिडिल क्लास में पैदा हुआ, क्योंकि मैंने ये सब देखा। अगर मैं अमीर में होता तो मैं देख ही नहीं पाता। तो एक बार की बात है कि हमारे उस मकान में बहुत सारे किराएदार रहते थे, तो हम भी थे, एक और 2 लड़कियां और रहती थी दूसरे मकान में, दूसरे उसमें रूम में। तो क्या हुआ कि मकान मालिकिन जो थी वो चिल्लाने लगी उन दोनों लड़कियों पे किसी बात को लेके कि तुम लोग ऐसे नहीं करते, तुम लोग ऐसे नहीं करते। तो वो भी बोल रही थी। इतनी देर में उनका लड़का आता है, मकान मालिकिन का, और कहता है कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मेरी मम्मी आपको समझा रही है ये वो, और आप लोग टेनेंट की तरह रहिए, मकान मालिक मत बनिए, ठीक है, ये वो दुनियादारी बोला। वो भी चिल्लाने लगा साथ में। एंड आई वॉज थिंकिंग कि सही तो ये लड़कियां ही थी, लेकिन एक माँ का बेटा, चलो माँ गलत हो सकती, माँ को मानता हूं, माँ इन्वॉल्व है, माँ बोल रही है आपकी, सुनना ध्यान से, बहुत बड़ी बात है ये। आपकी माँ बोल रही है उल्टा सीधा किसी को, ठीक है, तो अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो तो आप भी बोलने लगोगे उल्टा सीधा। लेकिन सात्विक आदमी क्या करेगा? जो सत्य के साथ खड़ा है, जिसको सत्य जानना है, जो सत्य के साथ हमेशा खड़ा है, वो क्या करेगा? वो ये देखेगा कौन गलत है कौन सही है। क्लियर हो रहा ना? और वो अपनी मां को समझाएगा, मां देखो उनको वो सही है, उनको मत बोलो, वो अपना काम कर रही थी, आप अपना सही करो। नहीं 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 नहीं, वो भी बोलने लगे साथ में, राइट। तो जिस लेवल पे मां बेटों ने कमाल कर रखा है इस देश में, मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। माएं गलत हैं जगह जगहों पे, अपने बेटों के लिए प्यार करती हैं वो, लेकिन कई जगहों पे गलत होती हैं माएं, लेकिन बेटा भी साथ में इन्वॉल्व है। अरे बेटा ब्लर, भाई क्यों तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी जजमेंट को ब्लर करते हैं? फिर तुम कहोगे जिंदगी में हमारे वो है, क्या बोलते हैं, दुख इतना सारा है, तो रहेगा ही। जब तुमको इस माइंड का
एक तो माइंड को ऑब्जर्व नहीं करना, माइंड के बारे में कुछ जानना नहीं है, संसारी वस्तु में तुम घुले मिले हो, वहां से तुमको टाइम मिल नहीं रहा है। मतलब हमारी माँ बोल रही हैं तो हम भी बोलेंगे, अरे कैसे बोल दोगे भाई, पहले देखो ना कौन सत्य कौन गलत है, असत्य और सत्य में भेद तो करो। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई। मेरे घर में कई बार ऐसा मोमेंट्स हुए जहाँ पे मेरी मदर गलत थी, मेरे फादर गलत थे, मैंने बोल दिया साफ साफ मुंह पे, मैंने कहा आप लोग गलत हैं, चुप रहिए। एंड दिस इज 12-13 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ आपको। मैं उदाहरण में नहीं जाऊँगा, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हुए मेरे घर में जहाँ पे मेरे फादर ने मेरे को कुछ बोला, मेरी मदर ने मेरे को कुछ बोला, ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आप मेरे को बोल रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा बोल जाते थे कि मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये क्या है, तो मैंने उनको बोल दिया। एक बार की बात है, मेरे फादर और मदर की आपस में लड़ाई हो गई, तो दोनों जिस बात पे लड़ रहे थे उसको मैंने भेदा और पता लगाया कि मेरे पापा मेरे जो हैं वो सही हैं, मम्मी मेरी गलत है। तो मैं बीच में बढ़ गया, मैंने कहा भैया पापा गलत है, लेकिन लड़के क्या करते हैं, नहीं नहीं मम्मी 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 मम्मी, पापा ही गलत है, हर चीज़ में पापा ही गलत है। अरे और अगर बेटी है तो पापा 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 पापा। अरे तो प्यार करती हो तो करो, लेकिन अंधभक्ति मत करो, देखो कि कौन सही है कौन गलत है, असत्य और सत्य में भेदो। वही चक्कर है, इमोशंस जो है वो ब्लर करते हैं रियलिटी को। आप अपनी मां से प्यार करते हो, आपको हर जगह अपनी मां सही लगेगी, आप ये समझ नहीं पाओगे। बहुत बारीक बात बता रहा हूं जिंदगी में मैं आपको, हर जगह आपको अपनी मम्मी सही लगेगी, हर जगह। आप किसी से भी प्यार कर बैठो तुरंत वो जजमेंट ब्लर हो जाती है। और सेम गोज विद द ब्रांड, जिसको एप्पल पसंद है वो अंधभक्त है एप्पल का, फिर वो सैमसंग S24 की बात नहीं करेगा चाहे कितना भी अच्छा, बेकार एंड्रॉइड, दिखेगा ही नहीं उसको, ब्लर्ड है जजमेंट। तो हमारे इमोशंस हमारी जजमेंट को ब्लर करते हैं, ना कि डिसीजन मेकिंग तो करते ही करते हैं, डिसीजन मेकिंग तो आपको पता ही है करते करते, जजमेंट को भी ब्लर हो रहा है। डिसीजन भी हमारे सारे ऐसे ही हैं, जजमेंट ब्लर है, डिसीजन भी वैसे ही होंगे। तो अब इस इमोशंस की आंधी में जो आपके सामने चल रही है, जो फिल्टर लगा हुआ है इमोशन का, वो रहते हुए कैसे हम रियलिटी देख पाए, उसके लिए बड़ी ऑब्जर्वेशन चाहिए, क्वेश्चनिंग चाहिए। जो व्यक्ति इमोशनल है बहुत ज़्यादा किसी वस्तु, किसी प्राणी, किसी देश, वस्तु, काल, मनुष्य को लेके, कोई परिस्थिति को लेके बहुत इमोशनल है, उस व्यक्ति को अगर आप लॉजिकल भी समझाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मानेगा। आप ये थोड़ा इसको और बारीक है, ये थोड़ा समझना। लॉजिकल साइड पे आप समझा रहे हो, नहीं 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 ये नहीं 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 ये पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया, अरे नहीं नहीं अरे नहीं नहीं पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तानी मानने वाले आपको लगता है? वो देखेंगे ही नहीं। और इधर से सारे इंडियंस सोशल मीडिया पे समझा रहे हैं तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया, देखो देखो ये तथ्य है। तथ्य से क्या होता है? तथ्य इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, सिस्टम 2, देन देयर इज राइट साइड ऑफ द ब्रेन, सिस्टम 1। तो जब डिसीजन सिस्टम 1 से लिए जा रहे हैं, जजमेंट सिस्टम 1 से लिए जा रही है, तो तुम सिस्टम 2 पे क्यों समझा रहे हो बेवकूफों की तरह? तो तुम समझाने तुम समझा रहे हो उसको लॉजिकली, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं आपको, पता है ये चीजें हैं, इस वजह से गलत हो आप, ये वो ये, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। बात है किसी को समझाने की, किसी को मनाने की, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इमोशनली ब्लर्ड है। इमोशंस ब्लर्स जजमेंट। थैंक यू।